बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी की तरफ से एक आर्डर जारी किया गया है जिसके मुताबिक उन्होंने काजी फाइसा को पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया है। लेकिन किस तारीख से काजी फाइसा 17 सितंबर को चीफ़ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे, 16 सितंबर को उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे। इसमें अभी पूरे 3 महीने बाकी हैं कि काजी फाइसा की बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का ऐलान कर दिया गया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे बेहतर क्या होता है, इससे बुरा क्या होता है? कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि इससे कुछ बुरा हो सकता है। इससे अच्छा ही अच्छा होना है, क्योंकि नए चीफ़ जस्टिस को अपनी ज़िम्मेदारियां संभालनी हैं। तो इस दौरान उसको बेहतरीन मौका मिल जाएगा, इतने ज़्यादा दिन मिल जाएंगे मामलात को देखने के, हैंडिंग और टेकिंग ओवर के। ऐसा ही हर अदारे में होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, आर्मी चीफ़ की तकर्री होती है। तो इस दफ़ा क्या हुआ था, जब सिर्फ चंद दिन रह गए आर्मी चीफ़ की तकर्री में, तो उस वक्त ऐलान किया गया, वो भी कई तरफ से दबाव डालने के बाद इस हुकूमत की तरफ से नए आर्मी चीफ़ का ऐलान किया गया। एक और डिफरेंस भी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस की तैनाती होती है तो सीनियर मोस्ट को चीफ़ जस्टिस बनाया जाता है। आर्मी चीफ़ की तकर्री में अमूमन इस असूल को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अलबत्ता इस मरतबा ऐसा ज़रूर हुआ कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ़ लगाया गया। लेकिन जिस तरह से इस बार भी आखिरी दिनों में जाकर तकर्री हुई, तो उससे फिर होता क्या है, यही होता है कि आर्मी चीफ़ को तकर्री के बाद हैंडिंग टेकिंग ओवर करनी होती है, कई मामलात को देखना होता है। जिस तरह से चीफ़ जस्टिस की अहमियत है, इसी तरह से बल्कि इससे भी बढ़कर आर्मी चीफ़ की हैसियत होती है, क्योंकि उसने कई मामलात को देखना होता है। अंदरूनी मामलात, बैरूनी मामलात भी आर्मी चीफ़ को देखना होते हैं। तो उसको हैंडिंग टेकिंग ओवर के लिए, मामलात को देखने के लिए, मामलात को समझने के लिए 2-3 माह की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन इस मरतबा जो कुछ आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए गए, कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इस हुकूमत की तरफ से, गो कि ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत थी, लेकिन इनकी तरफ से थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा किया गया और कहा गया कि मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक्सटेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो फिर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और हुकूमत के लिए फिर रास्ता हमवार हो गया नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का। इस हुकूमत की तरफ से ना जाने आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से इतना डिले क्यों किया गया था। क्या ये जनरल बाजवा का खौफ था? बहरहाल एक मामला था, वो तय हो गया। आइंदा अगर मुमकिन हो तो फिर जिस तरह से चीफ़ जस्टिस की तकर्री होती है, बाकी अदारों की भी इसी तरह से तकर्री हो जाया करे। 2 असूल मद्देनज़र रख लिए जाएँ। एक तो ये है कि सीनियर मोस्ट जो भी हो उसको उसके अदारे का सरबराह लगा दिया जाए, और दूसरा ये है कि एक ख़ास वक्त दिया जाए अदारे के सरबराह को कि वो हैंडिंग टेकिंग ओवर बड़ी आसानी के साथ कर लिया करें। अब फिर आ जाते हैं काजी फाइसा साहब की तरफ। काजी फाइसा के क्रेडिट पर क्या कुछ है, जैसे ही उमर अता बंदयाल जाएंगे इनके हवाले से भी बातें होंगी, तारीख में इनका नाम रहेगा। कोई इनको मनफी हवालों से याद करेगा, कोई इनकी मुस्बत बातों को सामने लाएगा। तो इन्होंने जो कुछ किया उनमें से कई फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ पर, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके बड़े बड़े फ़ैसलों में से मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा फ़ैसला, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया, पाकिस्तान की सियासत को मुतज़लज़ल करके रख दिया, वो जनाब उमर अता बंदयाल का वो फ़ैसला था। स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जो कुछ आज हो रहा है, वो सारा कुछ उसी फ़ैसले की वजह से हो रहा है। और फिर उनकी तरफ से एक फ़ैसला जो मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं था, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, सारी की सारी PDM की जमातों की तरफ से उमर अता बंदयाल की तरफ अपनी तोपों का रुख कर लिया गया। उनकी किरदार कुशी होने लगी, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगने लगे। वो फ़ैसला था पंजाब में
حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانا اور پرویز الہی کو ان کی جگہ پر مقرر کر دینا، لیکن اس معاملے کو بھی آگے عمران خان کی طرف سے چلنے نہ دیا گیا۔ انہوں نے پرویز الہی کی حکومت توڑ دی، خیبر پختونخوا کی حکومت توڑ دی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قاضی فائصہ کی۔ قاضی فائصہ کے کریڈٹ پر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کچھ ہوگا، اس بارے میں اسی وقت فیصلہ ہوگا۔ جیسا کہ عمر اتھا بندیال انہوں نے جو فیصلے کیے، ان کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے کون کون سے فیصلے ڈسکس ہوا کریں گے۔ ابھی ان کی 3 ماہ تک مدت باقی ہے، اس دوران بھی ان کو شاید بہت بڑے فیصلے کرنے پڑیں جو ان کے کریڈٹ پر ہوں گے، ان کے ڈس کریڈٹ پر ہوں گے۔ اسی طرح سے قاضی فائصہ نے آخر کار ریٹائر ہونا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے فیصلوں پر بھی بات ہوگی۔ کوئی ان کو مثبت قرار دے گا، کوئی ان کو منفی قرار دے گا۔ یہ اپنی ثواب دید پر ہے کہ آپ کس فیصلے کو منفی سمجھتے ہیں، کس فیصلے کو مثبت سمجھتے ہیں۔ ایک ہی فیصلہ ایک فریق کے لیے بڑا سود مند ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، لیکن قاضی فائصہ کا ایک فیصلہ ہمیشہ ڈسکس کیا جاتا رہے گا۔ اس کو آپ مثبت کہہ لیں یا منفی کہہ لیں، وہ ہے حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ۔ اس فیصلے میں قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے شریف خاندان کی کرپشن کے پہاڑ کو تہہ ارض کر دیا گیا تھا، زمین کے نیچے دبا دیا گیا تھا، اور ان کی طرف سے یہ بھی حکم جاری کیا گیا تھا کہ اس پر کسی بھی فورم پر، کسی میڈیا پر ڈسکشن نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ قاضی فائصہ کی ریٹائرمنٹ سے قبل اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈسکس ہوتا رہے گا۔ بہرحال صدر عارف الوی کی طرف سے قاضی فائصہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ بعد قاضی فائصہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ ہم قاضی فائصہ کو اس فیصلے پر، ان کے چیف جسٹس بننے پر ایڈوانس مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔